हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल केमिस्ट्री सगा। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। बेटा आपका चैप्टर चल रहा है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में कुछ लेक्चर्स आ चुके हैं, तो पहले आप स्टेट्स ऑफ मैटर प्लेलिस्ट में जाइए और पीछे के सारे लेक्चर्स को देखिए। उसके बाद आप इस लेक्चर को कंटिन्यू करिए, क्योंकि आप पीछे के लेक्चर्स अगर नहीं देखेंगे तो इस लेक्चर में ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के भी लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं। जो पिछला वाला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने ग्राम्स लॉ और उसके न्यूमेरिकल्स किए थे। बेटा जी अब गैस लॉज खत्म हो गए। गैस लॉज के बाद अब जो बारी है पढ़ने की KMTG मीन्स काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। उसका जो एक इक्वेशन होती है जिसको हम लोग काइनेटिक गैस इक्वेशन कहते हैं, उसका डेरिवेशन भी होता है, बट केमिस्ट्री के सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है। वो डेरिवेशन फिजिक्स में आपको कराया जाएगा। वहां से फिर हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। तो इतना सब कुछ हम लोग आज के लेक्चर में करने वाले हैं। कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा। नोट्स आपको साथ में बनाने होते हैं वीडियो को पॉज करके, और न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करते हैं, डिक्टेट करते हैं, सो दैट आपको क्लास जैसे आप क्लासरूम में पढ़ते हो बिल्कुल वही फीलिंग आए। न्यूमेरिकल्स लिखने के बाद वीडियो को पॉज करके पहले उसको सॉल्व करना होता है और फिर हमारे साथ जुड़ना होता है अपने सोल्यूशन को चेक करने के लिए। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है, ध्यान देते हैं इस पे। बेटा ये पूरा थ्योरी है, इसको थोड़ा समझना है। मैं पॉइंट्स बोलूंगा आपको और अपना लिखते रहिएगा आप, और उनको थोड़ा सा समझाऊंगा। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की भी होती है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी सॉलिड्स की भी होती है और लिक्विड्स की भी होती है। एक्चुअली क्या किया गया, गैसेस की जितनी भी प्रॉपर्टीज को पढ़ा गया उन प्रॉपर्टीज को इकट्ठा करके एक थ्योरी की फॉर्म में दे दिया गया, जिसे हम कहते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। जितने भी गैस लॉज हैं वो सब इसी पर बेस्ड हैं, या गैस लॉज को भी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस से समझाया जा सकता है। तो क्या है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस? देखिए पहला पॉइंट क्या होता है, ऑल गैसेस आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। जो स्टेटमेंट्स मैं आपको बोल रहा हूं वो आपको थ्योरी में लिखने भी होंगे, तो आप अपना लिख लीजिएगा। तो पहला पॉइंट यही होता है, ऑल गैसेस आर मेड अप ऑफ स्मॉल वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मतलब सभी गैसेस कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती हैं जिन्हें हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। हालांकि इसी पॉइंट का देखिए एक्सेप्शन आपको मिल जाएगा, इनर्ट गैसेस मॉलिक्यूल्स से मिलकर नहीं बनी होती हैं, एटम्स से मिलकर बनी होती हैं। जो KMTG में हम आपको पॉइंट्स बताएंगे, जो KMTG में कहा गया वो हम आपको बताएंगे। हालांकि बहुत सारे पॉइंट जिसके गलत हैं, बाद में उनमें करेक्शन भी हुआ है। तो पहला पॉइंट यही है, ऑल गैसेस आर मेड अप ऑफ स्मॉल वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। इसी में फुल स्टॉप के बाद आप लिखेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम गैस आर आइडेंटिकल एंड आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स एज मास साइज। ये सब मतलब सारे मॉलिक्यूल्स जो कि एक गैस के हैं वो आइडेंटिकल होंगे, उनका मास सेम होगा, उनका साइज सेम होगा, एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ डिफरेंट गैस। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट होता है, there is large intermolecular distance, hence actual volume of gas is negligible as compared to volume of gas। पॉइंट ये बना, there is large intermolecular distance, hence एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस, जिसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। देखिए बेटा वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब क्या होता है, जब आप कोई कंटेनर लेते हो, जैसे मान लीजिए आपने ये कंटेनर लिया, इस कंटेनर में आपने गैस को रखा, ये गैस के पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इस तरीके से। तो वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस मींस वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच गैस इज टेकन। तो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना होगा, मान लेते हैं कि ये 2 लीटर का कंटेनर है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस यहां पर 2 लीटर आएगा।
अब होता क्या है, ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में खाली स्पेस बहुत ज्यादा होता है। देयर इज लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो खाली स्पेस बहुत ज्यादा है। अगर हम मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकालें, मॉलिक्यूल को स्फेरिकल माना जाता है, इसकी रेडियस बहुत कम होगी। अगर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकालोगे तो 4/3 पाई आर क्यूब निकल के आएगा, और यहां पर जितने मॉलिक्यूल्स हैं अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वो वॉल्यूम निकल के आ जाएगा जो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है, जहां पर एक्चुअली गैस मॉलिक्यूल्स ने जिस वॉल्यूम को घेर रखा है। तो जो वॉल्यूम घेरा हुआ होता है वो वॉल्यूम बहुत कम होता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस, क्योंकि यहां पर एम्प्टी स्पेस बहुत ज्यादा होता है। एनटीपी पे या नॉर्मल कंडीशंस पे 99% से भी ज्यादा स्पेस जो होता है वो एम्प्टी होता है। मतलब कहने का ये हुआ जो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है वो कैसा है, नेग्लिजिबल है। तो सेकेंड पॉइंट यही था, ड्यू टू लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ऑक्यूपाइड वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। ऑक्यूपाइड वॉल्यूम को हमने एक्चुअल वॉल्यूम भी बोला था या हमने वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स भी बोला था। तो ये एक सेकेंड पॉइंट हो गया। देखो बेटा थर्ड पॉइंट क्या कहता है, लिखिएगा, ड्यू टू लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस देयर इज नो अट्रैक्शन और रिपल्शन अमंग गैस मॉलिक्यूल्स। मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से मॉलिक्यूल्स ना तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना ही एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इनके बीच में कोई रिश्तेदारी नहीं होती है, अट्रैक्शन और रिपल्शन नाम की कोई चीज नहीं होती है। हालांकि ये पॉइंट बाद में गलत होगा, इससे पहले वाला जो पॉइंट हमने बोला था वो भी कुछ कंडीशंस पे सही निकलेगा, लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर की कुछ कंडीशंस पे वो गलत आएगा बाद में। लेकिन केएमटीजी में अगर लिखने को आए तो आपको यही लिखना है जो केएमटीजी में कहा गया। तो मेरे ख्याल से कितने पॉइंट्स हो गए, 3 पॉइंट्स हो गए। पॉइंट्स मैं काउंट नहीं यहां पे कर रहा हूं, जितने भी पॉइंट्स हो जाएं। तो एक्चुअल वॉल्यूम, पहला पॉइंट तो हो गया कि सभी गैसेस कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनी होती हैं। इन पार्टिकल्स का नाम होता है, क्या नाम होता है, मॉलिक्यूल्स। और एक पर्टिकुलर गैस के सभी मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल होते हैं और ये अलग होते हैं फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैस, अदर गैस। ये पहला पॉइंट था। दूसरा था ऑक्यूपाइड वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। तीसरा था ना तो अट्रैक्शन है ना ही रिपल्शन है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। सभी को पता है, इसी में लिखें फुल स्टॉप के बाद, ड्यूरिंग मोशन they collide with the walls of container and with each other। आपस में भी टकराते हैं और कंटेनर की दीवारों से भी टकराते हैं। फुल स्टॉप के बाद, these collisions are responsible for the pressure of gas। जैसा कि मैंने आपको इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि गैस के मॉलिक्यूल्स स्टेशनरी नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं, वो लगातार घूमते रहते हैं रैंडमली, और घूमने की वजह से अपने कांटेक्ट में आने वाली सरफेसेस से टकराते हैं एज वेल एज आपस में भी टकराते हैं। तो उनकी जो कोलिजन्स होती हैं विद द सरफेसेस जिनके कांटेक्ट में वो आ रहे हैं, यही वजह होती है कि वो सरफेसेस के साथ जो भी उनके कांटेक्ट में आएगा, जो भी सरफेस आएगी उस सरफेस पर एक प्रेशर लगाते हैं। तो ये एक पॉइंट हो गया बेटा। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, कोलिजन्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। कोलिजन्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक ELASTIC, that is there is no loss of energy during collisions। अगर आपने फिजिक्स में ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको वहां पर टाइप्स ऑफ कोलिजन्स पढ़ाए गए होंगे। अगर अभी आपने नहीं पढ़ा है तो आप थोड़ा सा ध्यान दें। जो कोलिजन्स होते हैं, ऐसा नहीं कोलाइड हो गए और एनर्जी का लॉस हो गया और वहीं पर गिर गए मॉलिक्यूल्स, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोलिजन्स कुछ इस तरीके से होते हैं, इसके पास 100 जूल, मान लो हो ही नहीं सकती एक मॉलिक्यूल के पास 100 जूल की एनर्जी, इधर 100 जूल की एनर्जी, इधर 200 की एनर्जी। हो सकता है कोलिजन के बाद एनर्जी एक की बढ़ जाए, एक की घट जाए, दिस इज पॉसिबल, बट टोटल एनर्जी
100 और 200 कितनी, 300 पहले थी, कोलिजन के बाद भी टोटल कितनी रहेगी, 300 ही रहेगी, मींस टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो ये जो कोलिजन्स होते हैं इस टाइप के कोलिजन्स को हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन्स। तो ये एक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत समझने वाला पॉइंट। गैसेस के पास जो एनर्जी होती है, जैसे अगर हम कहते हैं कि किसी के पास जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किस फॉर्म में होती है, तो आप कहते हो मैकेनिकल एनर्जी की दो फॉर्म्स होती हैं, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी की वजह होती है मोशन, और पोटेंशियल एनर्जी की वजह होती है कोई अगर ऑब्जेक्ट है वो अंडर द अट्रैक्शन और रिपल्शन है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे ये मार्कर हमने होल्ड किया हुआ है, अगर हम आपसे पूछें क्या इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है तो आपका आंसर होगा यस है। जनरली लोग ये बोलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी की वजह क्या है, तो बोलते हैं कि रीजन इज पोजीशन। नहीं, पोजीशन एक्चुअली में भी पोजीशन, बट जो सही रीजन है वो ये है, अगर ये पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी अट्रैक्शन और रिपल्शन है, दैट विल बी द कॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे अभी क्या है, इस पार्टिकल पर ग्रेविटेशनल फोर्स, इस मार्कर पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, हमने इसको ऐसे होल्ड कर रखा है, होल्ड किया हुआ है, जैसे ही हम सपोर्ट हटाएंगे तो ये ग्रेविटेशन की वजह से, क्या ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से इसके पास एक एनर्जी स्टोर्ड थी, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही हम सपोर्ट हटाएंगे वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक में, और ये नीचे की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा। तो पोटेंशियल एनर्जी भी कई टाइप की है, क्योंकि फोर्सेस जो लग रहे हैं, हमने कहा ना पोटेंशियल एनर्जी की वजह क्या है, पार्टिकल का किसी फोर्स के इन्फ्लुएंस में होना। तो ये अभी ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में है, तो यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव कुछ भी है, तो वहां पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, तमाम टाइप की पोटेंशियल एनर्जीज होती हैं। तो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, अच्छा एक पॉइंट पहले लिख लो, उसके बाद क्योंकि उस पॉइंट के बिना फिर ये पॉइंट खराब हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ऑन गैस मॉलिक्यूल्स, या इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज सपोज्ड टू बी जीरो ऑन गैस मॉलिक्यूल्स। ऐसा माना गया कि ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, अब उस पॉइंट की बात करते हैं जो हम बात कर रहे हैं। बात अगर हम करें कि मैकेनिकल एनर्जी, तो आप कहते हैं काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो गैस की बात करें तो काइनेटिक का तो कोई डाउट ही नहीं है भैया, काइनेटिक एनर्जी तो उसके पास होगी ही होगी। और अगर हम बात करें पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल के लिए क्या होना चाहिए था, या तो मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट कर रहे होते या रिपेल कर रहे होते। अगर आपस में अट्रैक्ट या रिपेल करते तो उनके पास जो एनर्जी होती उसे हम कहते, वो एक पोटेंशियल एनर्जी होती। अगर आपस में अट्रैक्ट या रिपेल करते, तो आपस में अट्रैक्शन या रिपल्शन है नहीं, तो उसकी वजह से तो कोई पोटेंशियल एनर्जी हो नहीं सकती। ग्रेविटी का इफेक्ट जीरो मान लिया गया, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। वहां पर कोई चार्ज भी नहीं है पार्टिकल्स पे, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है। मींस कुल मिला के कहा जाए तो गैस के पास पोटेंशियल एनर्जी होती ही नहीं है। ऐसा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कहीं भी पूछा जा सकता है, इनफैक्ट ये पूछा जा चुका है। गैसेस के पास जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। सारी की सारी एनर्जी जो होती है वो किस फॉर्म में होती है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम, अच्छा काइनेटिक एनर्जी की ही बात करें तो जनरली हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। वो एक अलग बात है, उसको अलग अलग फॉर्म्स में हम ड्राइव कर सकते हैं, हाफ mv²। अब गैस के जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग स्पीड से दौड़ रहे होते हैं, सेम भी हो सकते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स की स्पीड सेम भी हो सकती है। मतलब कहने का ये है सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड सेम नहीं होती है, सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड सेम नहीं है, इसलिए सारे मॉलिक्यूल्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल नहीं होती है। तो ऐसे केस में एक टर्म यूज करते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज का मतलब आपको अच्छे से समझ में आता होगा। तो पॉइंट ये है, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस। तो ये पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट होगा, ग्रेविटी वाला पॉइंट लिखने के बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, ऑल द एनर्जी ऑफ गैस इज इन द फॉर्म ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। ब्रैकेट में आप चाहें लिख लें, दैट इज देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा, ब्रैकेट क्लोज करके फुल स्टॉप के बाद लिखें
speed of all molecules is not same, hence different molecules have different magnitude of kinetic energy। फिर लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ये सारे पॉइंट्स थे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के पॉइंट्स। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा होपफुली। मैं रिपीट करता हूं, हो सकता है सीक्वेंस इधर उधर हो जाए। पहला हमने आपको बताया था कि सभी गैसेस कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होती हैं, पार्टिकल्स का नाम रखा गया मॉलिक्यूल्स। पर्टिकुलर गैस के मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल होते हैं और अलग अलग गैसेस के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट सुन लीजिएगा, दूसरे पॉइंट में कहा था गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कहा था, जिसकी वजह से ऑक्युपाइड वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम, राइट। तीसरा पॉइंट कहा था ड्यू टू लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, यही पॉइंट था, देयर इज नो अट्रैक्शन और रिपल्शन। नेक्स्ट पॉइंट में हमने कहा था गैस मॉलिक्यूल्स हमेशा घूमते रहते हैं, वॉन्डरिंग करते रहते हैं। इससे क्या होता है, वो आपस में तो कोलाइड करते ही हैं, साथ में वो जिसके भी कांटेक्ट में आते हैं उस सरफेस से कोलाइड करते हैं और उस पर एक प्रेशर लगाते हैं। तो ये प्रेशर की वजह थी। कोलिजन्स परफेक्टली इलास्टिक थे। नेक्स्ट पॉइंट में ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं माना गया है। और आखिरी पॉइंट में हम लोगों ने पढ़ा था जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बेटा जी यहीं से एक इक्वेशन ड्राइव की गई है जिसको हम कहते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन। हम आपको यहाँ पे ड्राइव नहीं कराएंगे क्योंकि केमिस्ट्री में कभी भी डेरिवेशन से क्वेश्चन नहीं आते हैं, है ही नहीं सिलेबस में केमिस्ट्री में डेरिवेशन। इसलिए हम आपको डायरेक्टली वो इक्वेशन लिखा रहे हैं और जो भी हमें आगे उसमें करना होगा वो हम करेंगे। तो काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है PV इज इक्वल टू 1/3 स्मॉल m ले लीजिए या कैपिटल N ले लेते हैं, कैपिटल N, और यहाँ है ये V, ये सब स्क्रिप्ट में लिखा है RMS इसका स्क्वायर V पे लगेगा। ये होती है, ये जो इक्वेशन यहां पर हमने लिखी है ये इक्वेशन है, दिस इज काइनेटिक गैस इक्वेशन। ये काइनेटिक गैस इक्वेशन है। P प्रेशर ऑफ गैस है, V जो भी आपने वॉल्यूम लिया है, ऑक्युपाइड वाला नहीं, वॉल्यूम ऑफ गैस जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है। स्मॉल m है यहां पर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और कैपिटल N है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वॉल्यूम V। और ये जो बेटा VRMS है, आगे चल के आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पढ़ाई जाएंगी, उनमें ही एक स्पीड आएगी, एक स्पीड का एक टाइप होता है दैट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है। तो ये सारी चीजें हैं, ये काइनेटिक गैस इक्वेशन होती है। अगर हम काइनेटिक गैस इक्वेशन को 1 मोल ऑफ गैस के लिए ड्राइव करना चाहें, जरा ध्यान दीजिएगा यहां पे, फॉर 1 मोल गैस, अगर हम 1 मोल गैस लें, इसका मतलब ये हुआ जो कैपिटल N है, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है, कैपिटल N किसके बराबर होगा? Na। Na क्या है बेटा? Na है एवोगैड्रो नंबर, इसकी वैल्यू पता ही है आपको 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। तो ये मतलब ये होगा कि N की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा? Na रखना पड़ेगा। अब आगे ध्यान देना, ध्यान दें, मास ऑफ
1 मॉलिक्यूल। ये आपने लिया है, या एक काम कर लेते हैं हम इसको मोलर मास की टर्म में पहले लेते हैं। लेट से मोलर मास ऑफ गैस इज इक्वल टू कितना हो गया, कैपिटल M। ठीक है भाई, मोलर मास गैस का हमने कितना मान लिया, ये कैपिटल M मान लिया। तो यहां से देखना, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, ये कैसे निकल के आएगा, मोलर मास अपॉन Na के बराबर आएगा। ध्यान देना, मोलर मास का मतलब एक मोल पार्टिकल्स का मास, मतलब इतने पार्टिकल्स का मास, ये Na, ये कैपिटल M है। तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल जिसको हमने स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया है, ये कितना हो जाएगा, m अपॉन Na हो जाएगा। ये फॉर 1 मोल ये हम बाद में करेंगे, पहले आप इसी को देखें, इसको देखें। तो ये चीज हो गई क्लियर। देन इक्वेशन क्या बन जाएगी, Pb इज इक्वल टू 1/3। स्मॉल m की जगह हम क्या रख सकते हैं, स्मॉल m की जगह हम रख सकते हैं कैपिटल M अपॉन Na इंटू क्या होगा यहां पर, Vrms का स्क्वायर। अब देखते हैं फॉर नोट, चलिए यहां से आप डाल के चलिएगा। अब हम देखते हैं फॉर 1 मोल गैस, फॉर 1, एक चीज यहां पर मिस हो गई, कैपिटल N मिस हो गया। Pb इज इक्वल टू 1/3, ये स्मॉल m की जगह हमने क्या रखा, कैपिटल M अपॉन Na, और ये कैपिटल N तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है बेटा, इंटू Vrms स्क्वायर। तब हम बात करते हैं फॉर 1 मोल गैस। अगर हम 1 मोल गैस लें तो N की जगह क्या रखेंगे, Na क्या होता है, ये आपको अभी भी बताया था, Na होता है, दिख रहा है बेटा, ये Na होता है एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो फॉर 1 मोल गैस N की जगह क्या रखोगे, Na। तो जब आप ऐसा करेंगे तो ध्यान देना, इक्वेशन आपको दिखेगी, मैं नहीं दिखूंगा। Pb इज इक्वल टू 1/3 इंटू M अपॉन Na, और इस N की जगह क्या कर दोगे, अगर 1 मोल गैस लेनी है तो N की जगह Na कर दोगे, इंटू क्या होगा, Vrms का स्क्वायर, ये कैंसिल होगा, और इक्वेशन ये बन जाएगी 1 मोल के लिए 1/3 कैपिटल M Vrms का स्क्वायर। तो बेटा जी इक्वेशन जनरली यही यूज होती है। वैसे n मॉलिक्यूल्स के लिए अगर लेनी है तो ये इक्वेशन होगी, n मॉलिक्यूल्स, कैपिटल N यहां रखा होगा, स्मॉल m क्या होगा, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। अगर आपको स्मॉल m की जगह कैपिटल M लाना है तो फिर इक्वेशन इस फॉर्म में आएगी, इस तरीके से। और अगर 1 मोल के लिए लेना है तो Pb इज इक्वल टू 1/3 MVRMS स्क्वायर होगी। इसका यूज होगा सबसे ज्यादा। आप बस इतना याद रखें कि 1 मोल गैस के लिए ये इक्वेशन क्या होती है, Pb इज इक्वल टू 1/3 MVRMS स्क्वायर। और इसी को अगर n मोल के लिए लेना पड़े तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में है क्या, जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते हैं वो मॉलिक्यूल वाइज नहीं होते हैं, वो मोल वाइज होते हैं। तो या तो 1 मोल के लिए होगा या n मोल के लिए होगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप इसको ध्यान रखें, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल नहीं दिया हुआ होता है, आपको मोलर मास ऑलरेडी पता होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोगों ने काइनेटिक गैस इक्वेशन पढ़ ली, और काइनेटिक गैस इक्वेशन के बाद हम लोगों ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ ली, और उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, काइनेटिक गैस
इक्वेशन को। तो काइनेटिक गैस इक्वेशन कुल मिला के क्या निकल के आई? अगर पूछें कि काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या है तब तो आप ये वाली बताइएगा, Pb इज इक्वल टू 1/3 स्मॉल m कैपिटल N Vrms स्क्वायर, और सारे टर्म्स का मतलब बताइएगा क्या है, m क्या है, v क्या है, p क्या है, ये सारी चीजें। और अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा तो हम इस इक्वेशन पर जाएंगे 1 मोल के लिए जो होती है। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम इसी लेक्चर में आगे बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस की, जो कि यहीं पर बेस्ड है, इसी इक्वेशन से निकाली जाएगी। तो इसको रब करते हैं और आपके साथ जुड़ते हैं। तो बेटा बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। आपने इक्वेशन पढ़ी, Pb इज इक्वल टू 1/3 m Vrms का स्क्वायर। क्या करते हैं, इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर रहे हैं और 2 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो Pb इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3, 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये 2 ऊपर आ गया और 2 से ही डिवाइड किया तो ये 1/2 हो गया। ये हो गया m और ये है v, सही है, Vrms का स्क्वायर। देखिए इस चीज को, ये जो हाफ ये है, इसी को हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी, और मान लिया इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ई के, ई फॉर एनर्जी, के फॉर काइनेटिक। तो Pb इज इक्वल टू हो गया 2/3 ई के, या ई के निकाला जाए तो ई के हो जाएगा 3/2 Pb। ये फार्मूला तो आ गया लेकिन इसका यूज होता नहीं है ज़्यादा। किसका यूज होता है आपको बता दें, फॉर n मोल गैस। अगर गैस के n मोल हैं तो आपको पता है Pb की जगह हम क्या रखेंगे, nRT। जब ऐसा हम रख देंगे तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू बनेगी जाके वो बनेगी 3/2 nRT। इस इक्वेशन का यूज होता है सबसे ज्यादा जब हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो इसको आप हाईलाइट करिएगा, फिर देखिएगा अगर आपको 1 मोल लेना पड़े, बिना मतलब में ही लिख रहे हैं उसको 1 मोल लेना पड़े, भाई n की जगह क्या करोगे, 1 मोल 1 रख दोगे। फॉर 1 मोल तो n की जगह जब 1 रखोगे तो ऐसे केस में जो EK होगी वो हो जाएगी 3/2 RT। ये इक्वेशन बन जाएगी। इसके बाद फॉर 1 मॉलिक्यूल, ये जरा देख लो, अगर एक मॉलिक्यूल के लिए आपको निकालनी पड़े, ये कितने मॉलिक्यूल्स की है, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये 1 मोल मॉलिक्यूल्स है। 1 मोल का मतलब हुआ 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको हम लोग कैपिटल N कैपिटल A सबस्क्रिप्ट में बोलते थे। तो ये है 1 मोल। 1 मोल का मतलब Na मॉलिक्यूल्स। तो अगर हमें 1 मॉलिक्यूल की निकालनी पड़े तो क्या करेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करेंगे। तो 1 मॉलिक्यूल के लिए क्या बोलेंगे, E के 3/2, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, Na से, और ये आ जाएगा T। बेटा जी R कांस्टेंट है, Na भी कांस्टेंट है। R की वैल्यू तो आपको पता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर है जिसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 होती है, तो ये भी कांस्टेंट है। तो EK इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2, इस कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट होगा, इसको हम एक नया कांस्टेंट दे देते हैं KB। तो ये फार्मूला बनता है, ऐसा कोई ऑप्शन बन सकता है कभी, इसको हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू आपको याद करनी पड़े, बिना मतलब में याद करोगे, अगर कभी एग्जाम में पूछी जाए तो R की वैल्यू रखना 8.314 SI वैल्यू जो होती है SI यूनिट्स में, और Na से डिवाइड कर देना, आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो ये इस तरीके से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एक N मोल के लिए, 1 मोल के लिए
और ये एक मॉलिक्यूल के लिए। ये एनर्जी के फार्मूलाज बन जाते हैं और फिर यहां से हमें कुछ हल्के फुल्के से क्वेश्चंस लगाने होंगे। कई बार आपसे फार्मूलाज ही पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि हमने ये देखा है जनरली जब स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर लोग पढ़ाते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, तो गैस लॉज तो बड़े ध्यान से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बच्चों के गैस लॉज तैयार भी हो जाते हैं। जब बारी आती है इस पार्ट की, ये पार्ट भी चलो थोड़ा बहुत पढ़ा देते हैं, लेकिन इसके बाद क्या होता है, अभी तक आपने जो गैसेस के लिए जो लॉज पढ़े थे, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी थी, एक्चुअली वो आइडियल ही है, वो कोई भी गैस उसको मानती नहीं है। तो जब हम आते हैं रियल गैस इक्वेशन पे, तो जो रियल गैस इक्वेशन है उसके बारे में हमने देखा है कि पढ़ाते नहीं है तो बच्चों को आइडिया भी नहीं होता है। तो रियल गैस, इसके बाद जो है वो रियल गैस इक्वेशन वाला पार्ट ही स्टार्ट होगा, जो कि इस चैप्टर का सबसे टफ पार्ट है और सच्चाई ही वही है, क्योंकि गैसेस उसी को फॉलो करती हैं। वो रियल वैन डर वाल गैस इक्वेशन जिसे आप लोग बोलते हो, फिजिक्स में आप लोगों ने उसको ए और बी, स्मॉल बी कॉन्स्टेंट्स लिए होंगे, उनकी यूनिट्स या डायमेंशंस वगैरह कुछ फाइंड की होंगी पहले चैप्टर में, या दूसरा चैप्टर जो भी आपका होता है डायमेंशनल एनालिसिस वाला, वहां पे। तो ये फार्मूला मिल गया हमें। अब हम 2-3 क्वेश्चंस लगाएंगे और आज का लेक्चर फिर खत्म करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड्स को पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से वो लेक्चर थोड़ा छोटा होगा। चलिए आप लिख लीजिए, इसको लिखिए, क्वेश्चन लिखिएगा। बस क्वेश्चन में हमें आपको ये सिखाना है कि आर की वैल्यू क्या लेनी है। आर की वैल्यू क्या लेनी है, देखो बेटा जी, जो आप एनर्जी निकालोगे वो जूल में निकालोगे, यानी एसआई यूनिट में। तो आर की वो वैल्यू लेना जो एसआई यूनिट्स में हो, और एसआई यूनिट्स में आर की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो क्वेश्चन 1-2 कर लेते हैं, लिखिएगा। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस at 400 Kelvin temperature, at 400 Kelvin temperature। तो 400 केल्विन टेम्परेचर है, 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस ली गई है, और आपको इस 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। बेटा वीडियो को पॉज करिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए और बताइए कि काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है, और मेरे साथ उसके बाद जोड़िए। मैं कंटिन्यू करता हूं। देखिए, आपको जो O2 दी गई है वो 8 ग्राम दी गई है। गैस के मास से काइनेटिक एनर्जी निकालने ऐसा कोई फार्मूला मैंने आपको नहीं दिया है। तो मास दिया गया है, तो मास को हम मोल में बदल लेते हैं। जब मास को मोल में बदल लेंगे तो मोल कितने बनेंगे जाके, मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम होता है अपॉन होता है मोलर मास। जब हम ऐसा करेंगे तो 8 ग्राम है 32 के अकॉर्डिंग, 32 होता है इसका मोलर मास। ऑक्सीजन गैस O2 होती है, O नहीं, इसलिए 16 मत लीजिएगा, 0.25 हो गया। ये तो निकला है मोल। आपको टेम्परेचर यहां दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया है 400 केल्विन, और आपको निकालनी है काइनेटिक एनर्जी। तो E इज इक्वल टू, जो आप फार्मूला लगाएंगे वो N मोल वाला लगाएंगे, 3/2 nRT। 3/2 को ऐसे ही रख दीजिए, N की जगह 0.25 रख दीजिए, R की जगह 8.314 रखिए, और इसको 400 केल्विन रखिए। यहां पर जो भी आंसर आएगा डॉट डॉट डॉट, वो आपका आंसर होगा जूल में, राइट। इसको इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन और लिखें, व्हाट विल बी द रेशियो of kinetic energies of equal masses of oxygen and equal masses of oxygen and sulfur dioxide, मतलब SO2। what will be the ratio of kinetic energies of equal masses of O2 and SO2 gases at सेम टेम्परेचर। तो फिर से वही काम करें, आप पॉज मारिए वीडियो में और आगे बढ़िए, मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद मेरे साथ जुड़िए। तो आपसे कहा गया कि SO2 और O2 के जो मासेस हैं वो बराबर हैं, मासेस बराबर हैं, और इनकी काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो। ऑप्शन भी ले लो चाहो तो। आप क्या लोगे, आपने वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा।
तो ऑप्शन 1:1 अगर दे दिया कहीं पे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं और 1:1 पे टिक कर दें, जो कि गलत होगा, क्योंकि आपने देखा मासेस बराबर हैं और आपने काइनेटिक एनर्जी कैसी कर दी, बोले टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर दोनों का सेम है, इसलिए क्या होगा 1:1 होगा। बेटा 1:1 होता कब होता, टेम्परेचर तो सेम है ही है, अगर दोनों के मोल भी सेम होते। आप इस तरीके से कहें काइनेटिक एनर्जी, जहां अच्छा होगा कि ये याद रखें काइनेटिक एनर्जी दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, एक तो अमाउंट ऑफ गैस पे यानी मोल, और दूसरा किस पे, टेम्परेचर पे। तो जो केवल टेम्परेचर याद रखते हैं वो क्या देखते हैं कि एट सेम टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर सेम है और 1:1 टिक कर देते हैं, तो वो गलती हो जाती है, क्योंकि अमाउंट यानी मोल सेम नहीं है। यहाँ पे मोल पे भी तो डिपेंड करती है, गैस की अमाउंट कम होगी काइनेटिक एनर्जी कम होगी टोटल, और पर मॉलिक्यूल तो पूछी नहीं है, अगर पर मॉलिक्यूल पूछे तब सेम हो जाएगी। पर मॉलिक्यूल कई बार ये पूछते हैं कि इतने सेम मासेस लिए गए हैं और पर मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो बताइए, अगर टेम्परेचर सेम है तो पर मॉलिक्यूल तो सेम हो जाएगी बेटा, एवरेज सेम हो जाएगी, पर मॉलिक्यूल सेम हो जाएगी। लेकिन अभी इक्वल मासेस जो हैं दोनों के, उनकी काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो बताना है, जो कि सेम नहीं होगा, क्योंकि मोल सेम नहीं आएंगे। बेटा जी ये O2 है, ये SO2 है, दोनों का मास, एक काम करते हैं दोनों का मास हम ले लेते हैं, इसका W ले लिया, इसका भी W लेना पड़ेगा। हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं मोल से, तो क्या आएगा W/32 और यहाँ पर हो जाएगा W/64। अब देखो काइनेटिक एनर्जी अगर आप O2 की निकाल रहे हो तो क्या आएगा 3/2, n की जगह क्या रखोगे W/32 और क्या आएगा RT। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी अगर आप निकालोगे SO2 की, तो SO2 ले लिया यहाँ पर 3/2, इस बारी मोल की जगह आएगा W/64 इंटू RT, ये तो सेम ही रहेंगे। और आपको रेशियो बताना है O2/SO2, तो अगर ये रेशियो आपको बताना है तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, W कैंसिल होगा, W कैंसिल होगा। 64 ये नीचे है तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो EO2/ESO2 करोगे तो ये आ जाएगा 64/32, यानी ये होगा 2:1। ये आपका आंसर होगा यहाँ पे। तो इस तरीके से सॉल्व करना है बेटा। ये हो गए काइनेटिक एनर्जी के क्वेश्चंस। असाइनमेंट जल्दी ही हम आपको देने वाले हैं और उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस करिए, आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, आपके लिए अच्छा लगता है आपको, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। Thank you for watching.